जैसा कि आप जानते ही हैं दोस्तों, हमने रिवीजन और स्वमूल्यांकन के पर्पज़ से हिंदी विषय के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सीरीज़ को शुरू किया है, जो यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एससी के सिलेबस पर आधारित है। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए भाग 2 में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एससी के अलावा भी किसी भी ऐसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसके सिलेबस में हिंदी विषय है, तो यह सीरीज़ आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। मैंने आपको पहले ही कहा है कि हम कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कराने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ कहीं ज़रूरी हुआ तो कम से कम शब्दों में समझाने का प्रयास भी करेंगे। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि नई वीडियो का आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसका समय पर ही लाभ ले सकें। ठीक है, और हमारा प्रयास ये रहेगा कि डेली आपके बीच में 8:30 बजे यह क्लास अपलोड हो जाएगी। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास को हम अब शुरू करते हैं। आप उस सभी लोगों का धन्यवाद जो अपना प्यार बना रहे हैं इसमें और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और अलग तरह से मुझे मेरे काम की सराहना कर रहे हैं। ठीक है, यही मोटिवेशन है जो किसी भी क्षेत्र में अगर आप घर में भी हैं और आप किसी काम को करते हैं, पहली बार करते हैं और घर वाले भी अगर आपको कोई बोल दे कि शाबाश तूने ये काम अच्छा किया है, तो अगली बार आप उस काम को और मन लगा कर करते हैं। तो ये हर क्षेत्र में ऐसे ही होता है दोस्तों। अगर आप कल के दिन किसी जॉब में जाएंगे, वहाँ आप कोई काम कर रहे हैं, आपके काम की सराहना होगी, तो आप अगली बार उसको और मन लगा कर काम करेंगे। ठीक है, तो आप अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और कमेंट करके भी अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए कि क्या अगर सुधार की ज़रूरत है या किस क्षेत्र में और वीडियो बनाने की ज़रूरत है, तो आप बता सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को शुरू करेंगे दोस्तों। फटाफट से आप इसके आंसर करिएगा। पहला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पूछ रहा है हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन है हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है। विकल्प हैं आर्यों का, ईरानियों का, यूनानियों का, तुर्कों का। तो उम्मीद करता हूँ आपने इसका अटैम्प्ट किया होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, विकल्प बी ईरानियों का। आपको सबसे पहले ध्यान रखना है जो हिंदी शब्द है दोस्तों, ये हिंदी शब्द है फारसी भाषा का। कभी ऐसे पूछा जा सकता है कि हिंदी शब्द किस भाषा का है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है फारसी भाषा का। और ये जो फारसी भाषा थी दोस्तों, ये ईरानियों की भाषा थी फारसी। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आएगा हिंदी शब्द किसने दिया, तो ईरानियों ने दिया। और क्वेश्चन आएगा कि हिंदी किस भाषा का शब्द है अपने आप में, तो दोस्तों फारसी भाषा का शब्द ये है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। और आज का अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सारे ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वैसे आपको इनको सबको ध्यान से अटेम्प्ट करते हुए चलना है। पूछ रहा है यहाँ पे खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा था। विकल्प हैं साकेत, नीरजा, प्रियप्रवास, कामायनी। तो उम्मीद करता हूँ आपने इसको अटेम्प्ट किया होगा। इसका सही आंसर है दोस्तों विकल्प सी, प्रियप्रवास। ठीक है, और अभी रचना किसकी है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय। क्या ध्यान रखना है, अगर ये आ गया कि जो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है प्रियप्रवास, ये किसका है या किसकी रचना है, तो आपको ध्यान रखना है अयोध्या सिंह उपाध्याय। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में उतना क्लियर नहीं लिख पा रहा हूँ मैं, और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप इसको थोड़ा सपोर्ट करेंगे, तो आप वर्डों पे जाइएगा। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय और इनका उपनाम है हरिऔध। ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि हरिऔध किसका उपनाम है, तो ये अयोध्या सिंह उपाध्याय का है। ठीक है, बाकी अगर हम साकेत की बात करें यहाँ पे, तो साकेत रचना है मैथिली शरण गुप्त की। नीरजा किसकी है, तो नीरजा आप कमेंट करके बताइएगा कि नीरजा किसकी रचना है। मैं यहाँ पे बता सकता हूँ आपको, लेकिन थोड़ा सा कष्ट आपको करना पड़ेगा। अगर आप इसका कमेंट करेंगे तो आपको वो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, प्रियप्रवास मैंने बता दिया। कामायनी जो है ये जयशंकर प्रसाद की है, और आपको पता ही है ये एक उपन्यास है, किसका है, जयशंकर प्रसाद का। और एक और आता है दोस्तों रचना है कामायनी एक पुनर्विचार, वो है दोस्तों निबंध है और वो मुक्तिबोध का है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप इसको ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन सा वर्ण स्त्रीलिंग नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन सा वर्ण स्त्रीलिंग नहीं है। विकल्प है आपके सामने ई, री, उ। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो स्वर है ना, स्वरों में 3 स्त्रीलिंग स्वर हैं। ये कौन कौन से हो जाएंगे दोस्तों, ये हैं ऊपर के ये तीनों। आपको ये तीनों के तीनों ध्यान रखने हैं। ये तीनों के तीनों दोस्तों स्त्रीलिंग हैं। और इसके बाद जब ये स्त्रीलिंग तीनों हो गए तो ये क्या बचेगा, ऊ बच जाएगा, और ये है दोस्तों पुल्लिंग। तो आपको ध्यान रखना है जो स्वर हैं, स्वरों में 3 स्त्रीलिंग स्वर हैं, ई और री। ई री 3-4 बार बोलिए। ई री जो हैं ये स्त्रीलिंग स्वर हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न में। और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। पूछ रहा है यहाँ पे हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है कहाँ।
वाक्य पूरा होने पर, संकेत देने के लिए, अर्थ स्पष्ट करने के लिए, लिखने में अक्षर छूटने का संकेत देने के लिए। तो विकल्प डी को आप ध्यान से देखिए, यही इसका आंसर है। हंस पद का प्रयोग दोस्तों होता है लिखने में अक्षर छूटने के लिए। जैसे मैं लिखना चाह रहा हूँ राम लड़का है, ठीक है, और मैं लिखना चाह रहा था कि राम अच्छा लड़का है, ठीक है, तो यहाँ पे छूट गया, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ऐसे चिन्ह बना दूंगा और इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे कुछ छूट गया है और उसके बाद में यहाँ लिख दूंगा अच्छा, ठीक है, इसका प्रयोग यहीं पे होता है, ठीक है, अच्छा यहाँ पे लिख दूंगा, तो राम अच्छा लड़का है, तो छूट गया यहाँ पे, इसलिए हमने यहाँ पे हंस पद चिन्ह, अगर ये सब ऐसे बना हुआ कहीं आपसे पूछा जाए कि कौन सा चिन्ह है, तो आप ध्यान रखेंगे हंस पद इसको कहते हैं, ठीक है। हंस पद के बाद हमेशा आप जो छूटा हुआ वर्ड है उसको ऊपर ही लिखोगे, आप उसको नीचे नहीं लिखोगे, तो ये भी आप ध्यान रखना दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों, अब अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, इसको आपको देखना पड़ेगा। अ, अध, अधि, अथ। तो मुझे उम्मीद है कि सभी लोग इसका सही आंसर कर पा रहे होंगे। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये है विकल्प सी। आपको पता है कि अध्यक्ष में यण संधि है और मैंने कल भी इसको डिस्कस किया था कि जब ई, उ और री के बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है तो ई का हो जाएगा य और उ का हो जाता है दोस्तों व और री का हो जाता है र, हलंत र, ठीक है। तो यहाँ पे यही हो रहा है, अधि प्लस अक्ष में संधि हो रही है, ठीक है, अधि प्लस अक्ष में संधि हो रही है और यहाँ पे दोस्तों ई है और यहाँ पे दोस्तों आ है, और मैंने क्या बोला कि जब ई के साथ कोई भिन्न स्वर आएगा तो वो क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप ध्यान से देखेंगे तो ये अध्यक्ष हो गया है, या हो गया है, ठीक है। तो इस प्रकार इसका आंसर हो गया विकल्प सी, अधि, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, और अगला प्रश्न, छठा प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछ रहा है, संकर शब्द किसे कहते हैं। विकल्प हैं ग्रामीण भाषा के शब्दों को, संस्कृत भाषा के शब्दों को, ग्रामीण व संस्कृत भाषा के विशेष शब्दों को, दो भाषा के शब्दों से मिलकर बने शब्दों को। तो उम्मीद करता हूँ आपने इसको ध्यान से सुना होगा और अटेम्प्ट भी किया होगा। इसका सही आंसर है दोस्तों विकल्प डी, दो भाषाओं से मिलकर बनने वाले शब्दों को बोलते हैं संकर शब्द। जैसे भी एक यूकेपीएससी के पेपर में आया था, वहाँ पर पूछा गया था रेलगाड़ी, ठीक है, रेलगाड़ी। अगर हम बात करते हैं रेलगाड़ी की, तो ये रेल प्लस गाड़ी से मिलकर बना है। रेल दोस्तों ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है, ठीक है, अंग्रेजी भाषा का है, और गाड़ी जो दोस्तों है वो हिंदी भाषा का शब्द है। तो इस प्रकार जो रेलगाड़ी हुआ ये संकर शब्द हुआ दोस्तों, ये दो विभिन्न भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना है, इसलिए हो जाएगा संकर, ठीक है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न में, प्रश्न नंबर 7, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। याचना शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा। अब याचना शब्द यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पे मात्राओं का खेल हो जाता है दोस्तों, बहुवचन और इसमें लिंग में और इसके अलावा वर्तनी में, ठीक है, यहाँ पे आपको मात्राओं के हिसाब से देखना पड़ता है। तो याचना शब्द का बहुवचन रूप होगा याचना, याचनाएं, याचनाओं, याचनहीं। तो दोस्तों याचना शब्द का जो बहुवचन रूप होगा वो हो जाएगा दोस्तों क्या, याचना ही होता है। बहुवचन का जो याचना का बहुवचन जो रूप होता है याचना ही हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ और होते हैं, जैसे समाचार हो गया, तो समाचार का भी समाचार ही होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं बाजार, तो बाजार का भी बाजार ही रहेगा बहुवचन, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो बाजार हो गया, याचना हो गया, युवा एक आता है इंपॉर्टेंट, युवा, तो युवा का भी क्या रहेगा, युवा ही रहेगा, ठीक है। आप ऐसे याद रखिए, युवा का युवा रहेगा, बाजार का बाजार ही रहेगा, ठीक है। मैं पहले बोल रहा हूँ लिखने में थोड़ा सा दिक्कत है, तो आप सुन के काम चलाइए, बाजार का भी बाजार ही रहेगा बहुवचन, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में दोस्तों, प्रश्न नंबर 8वां आ गया है। यहाँ पे पूछ रहा है, यह मेरी पतंग है, रेखांकित शब्द का भेद बताइए। तो सर्वनाम अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, तो इसको डिटेल में डिस्कस करना होगा, जो यहाँ पे अभी इतना समय नहीं है। तो यहाँ पे मैं विकल्प आपको बोल देता हूँ। प्रश्न है, यह मेरी पतंग है, रेखांकित शब्द भेद बताइए। तो रेखांकित शब्द का भेद बताने, पहले रेखांकित क्या है, यह है। तो विकल्प आपके सामने है, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, निश्चय। ये निश्चय है, यह वह जो आते हैं दोस्तों सर्वनाम, ये हो जाते हैं निश्चय, ठीक है। तो ये सिचुएशन के हिसाब से भी डिपेंड करेगा। तो सर्वनाम अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, उसको यहाँ पे डिस्कस करना अभी इतना समय नहीं है, ठीक है, फिर क्लास लंबी हो जाएगी। तो आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, निश्चयवाचक सर्वनाम।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। और अगला प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों, अदिति अत्यंत सुंदर है, वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? ठीक है, आपको ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है? विशेषण पूछा जा रहा है। तो मैंने आपको कल ही बताया था, विशेषण यानी कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसको विशेषण बोलते हैं। हमने साथ ही देखा कि जो विशेषण की भी विशेषता बता दे उसको हम प्रविशेषण कहते हैं। तो अगर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे अदिति है संज्ञा, ठीक है, संज्ञा की बात हो रही है और उसकी विशेषता क्या है दोस्तों? उसकी विशेषता है कि वो सुंदर है। तो यहाँ पे जो विशेषण है वो हो जाएगा सुंदर, ठीक है, सुंदर हो गया विशेषण। और विशेषण की भी संज्ञा जो विशेषता बता रहा है, क्या आपको ध्यान रखना है, विशेषण हो गया सुंदर, उसकी विशेषता भी और क्या बताई जा रही है? अत्यंत है। तो अत्यंत यहाँ पे हो जाएगा क्या? प्रविशेषण, ठीक है। तो आप ऐसे ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों? बी, सुंदर यहाँ पे विशेषण हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में और 10वें प्रश्न में हम आ चुके हैं। और 10वां प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों, अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट व्यक्ति के लिए एक शब्द है। विकल्प हैं चिर प्रसन्न, आभारी, कृतज्ञ, कृतार्थ। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ये हो जाएगा कृतार्थ, ठीक है। जैसे कि मैं हूँ और मैं ये हिंदी का सीरीज़ मैंने शुरू किया है, अगर आप इसका अवश्य ही लाभ ले पाते हैं और आप मुझे बताते भी हैं कि हमें इसका लाभ मिल रहा है, एक तो ये कि आप लाभ ले रहे हैं लेकिन मुझे तक पता नहीं चल रहा है कि आप लाभ ले पा रहे हैं कि नहीं ले पा रहे हैं, तो मुझे भी पता नहीं है। अगर आप उसको अवश्य ही लाभ ले पा रहे हैं और आप मुझे कमेंट करके बताते भी हैं कि हमें अवश्य फ़ायदा हो रहा है, ठीक है, तो फिर मैं कृतार्थ हो जाऊँगा। यानी कि जो मेरा अपना उद्देश्य है वो पूर्ण हो रहा है, तो मैं बोलूँगा मैं कृतार्थ हो गया हूँ। क्या? मैंने अपना उद्देश्य पूर्ण किया है और मैं संतुष्ट हूँ, यानी कि मैं कृतार्थ हूँ, ठीक है। तो आप ऐसे भी इसको समझिएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 11 पे हम पहुँच चुके हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, अलंकार से ये पूछा जा रहा है। पूछ रहा है दोस्तों, बिनु पद चले सुने बिनु काना में अलंकार क्या होगा? विकल्प हैं विभावना, विरोधाभास, उपमा, विशेषोक्ति। तो यहाँ पे बोला जा रहा है बिनु पद चले सुने बिनु काना, तो इसका जो सही आंसर है क्या हो जाएगा? विभावना यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों। विभावना का अर्थ हो जाता है दोस्तों अलंकार में कि जहाँ पर बिना कारण के काम हो जाए, ठीक है, जहाँ पे बिना कारण के ही काम हो जाए वहाँ पे हो जाएगा विभावना अलंकार। जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं बिनु पद चले सुने बिनु काना, यानी कि बिना पैर के चलना और बिना कान के सुनना ये असंभव बात है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हो रही है, यहाँ पे बताया जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा विभावना, यानी कि बिना कारण के काम हो जाए विभावना। विरोधाभास की अगर हम बात करते हैं तो विरोध का यहाँ पे जो अर्थ हो जाता है विरोधाभास का, कि विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास हमें हो, विरोध का फील हमें हो, कोई ऐसा वाक्य या ऐसी लाइन जहाँ पे विरोध ना हो लेकिन विरोध का आभास हो। तो इसका एक उदाहरण आता है कि पापी मनुष्य भी आज मुख से राम नाम निकालते हैं। तो आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ये लग रहा है इस वाक्य से कि जो पापी मनुष्य है वो अपने मुख से राम नाम नहीं निकाल सकता है, जबकि ऐसा नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास हो रहा है, इसलिए दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा विरोधाभास। उपमा मैंने कल ही आपसे डिस्कस किया था, जहाँ पे दो वस्तुओं के बीच में या दो चीज़ों के बीच में आपस में तुलना की जाती है, वहाँ पे उपमा अलंकार हो जाता है, जिसके चार अपना क्या होते हैं, अपना एक अंग होते हैं उपमा अलंकार के भी। हमने क्या ध्यान रखा था कि जो चांद है वो दूर है, और दूर हमने क्या रखा है? उपमान को। यहाँ पे कन्फ्यूजन क्या होता है? उपमेय और उपमान। तो उपमेय क्या है? जो हमारे पास में है, और उपमान जो है दूर है, ठीक है। विशेषोक्ति की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, अभी हमने पढ़ा कि जहाँ पे कारण के बिना ही काम हो रहा है वहाँ पे हो जाएगा विभावना। विशेषोक्ति का अलग ही सीन हो जाता है दोस्तों कि कारण है लेकिन काम नहीं हो रहा है, ठीक है। जैसे एक आता है पानी विच मीन प्यासी, मीन का मतलब मछली हो गया, यानी कि पानी में रहकर मछली प्यासी, ये लाइन के द्वारा बताया जा रहा है, जो कि ऐसा संभव नहीं है। पानी में रहकर जो मछली है वो प्यासी कैसे रह सकती है? तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा विशेषोक्ति, ठीक है। तो ये दो जो लाइनें हैं, थोड़ा सा इसमें इधर उधर का खेल है, आप एक दो बार इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपका ये जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा। तो एक बार ध्यान से इसको देखिएगा, बड़े अच्छे टॉपिक हैं, मज़ा आता है पढ़ने में। एक और आता है इनका कि दो दो मेघ बरसते हैं मैं प्यासी की प्यासी, ये भी विशेषोक्ति का ही अलंकार है। अब यहाँ पे क्या है कि मेघ बरस रहे हैं, मेघ बरसने के बाद यानी कि बादलों के बरसने के बाद कोई प्यासा कैसे रह सकता है? लेकिन इस लाइन या इस वाक्य को पढ़ के लगता है कि दो दो मेघ बरस रहे हैं लेकिन मैं प्यासी की प्यासी, तो इसका मतलब कारण है लेकिन काम नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न में।
अगला प्रश्न है दोस्तों, पूछ रहा है यहाँ पे, सुरेश गीत गा रहा था, वाक्य में काल है। विकल्प हैं आसन्न भूत, अपूर्ण भूत, सामान्य भूत, संदिग्ध भूत। तो दोस्तों आपको ध्यान से देखना है कि सुरेश गीत गा रहा था, उसने गाना अपना ख़त्म नहीं किया था। और कोई आदमी है, जैसे कि कोई व्यक्ति है, वो किसी के गाना सुनने गया और वहाँ पे सुरेश है वो गीत गा रहा था, लेकिन उसने गाना ख़त्म नहीं किया था, वो पहले इधर आ गया। तो उसके हिसाब से क्या हुआ कि क्रिया ये ख़त्म नहीं हुई थी उसकी, वो कर ही रहा था। तो दोस्तों यहाँ पे जो हो जाएगा अपूर्ण भूत हो जाएगा। यहाँ पे अपूर्ण भूत का मतलब जो पूरा नहीं हुआ है। तो आप सिंपल सा यहाँ पे सुरेश गीत गा रहा था, वाक्य में जो काल हो जाएगा अपूर्ण भूत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यूकेपीएससी में इस बार 25 नंबर की हिंदी है और मुझे पता है कि मैक्सिमम लोग इस टाइम पे जो आगामी एग्ज़ाम है, फॉरेस्ट गार्ड हो गया, कनिष्ठ सहायक हो गया, उसकी तैयारी कर रहे हैं। और कनिष्ठ सहायक में अगर खासकर बात करें तो 25 नंबर की हिंदी है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रोल यहाँ पे अपना निभाएगी। ठीक है, महत्वपूर्ण रोल है हिंदी का। 25 नंबर बहुत हो जाते हैं, तो यहीं से मुझे लगता है सिलेक्शन का एक मेन जो पार्ट हो गया वो यहाँ पे हिंदी हो गया है। ठीक है, और टॉपर जो होते हैं उनका हिंदी बहुत अच्छा होता है। तो अगर बहुत अच्छी ना भी हो तो एटलीस्ट इतनी तो हो कि 25 में आप 20-21 नंबर आपके एवरेज आ रहे हों, तो इतना आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, आप इसको स्किप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आप बढ़ते हैं हम आज के 13वें प्रश्न में। और प्रश्न नंबर 13 में हम पहुंच चुके हैं और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पूछ रहा है, इन तिलों में तेल नहीं इस लोकोक्ति का सही अर्थ दर्शाता है। विकल्प हैं दिए में तेल कम है, यहाँ आशा पूरी ना होगी, तिलों में तेल नहीं होता है, निराशावादी होना। तो उम्मीद करता हूँ आपने इसको सही यहाँ पे अपना अटैम्प्ट किया होगा और इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों निराशावादी होना। ठीक है, इन तिलों में तेल नहीं मतलब क्या है कि किसी व्यक्ति को तिल दिखाए गए, बहुत सारे तिल दिखाए और वो बोल रहा है कि इनमें तेल नहीं है, जबकि तिलों में तो तेल होता ही होता है। सेम बात होगी, आप किसी के सामने जाके बोलो कि मैं तो इस बार इतनी पढ़ाई कर रहा हूँ और सामने वाला बोले आप कितनी ही पढ़ाई कर लो घपले वाले ही निकलते हैं, तो वो निराशावादी है। उसके मन में एक ही बात है कि निराशावादी, हर चीज़ को नेगेटिव में ले जाना, तो वो उसको बोलेंगे हम इन तिलों में तेल नहीं, यानी कि जो तिलों में भी तेल नहीं होने की बात कर रहा है तो वो कितना निराशावादी होगा। तो आप ऐसे ध्यान रखेंगे, हमेशा पॉजिटिव रहिए। और चीज़ें तो होती रही हैं, इससे पहले भी हुई हैं और इसके बाद भी होंगी। आपको जो करंट सिचुएशन है अपने आप को ही ऊपर बढ़ाना है, अपने आप पे ही काम आप कर सकते हैं। ठीक है, और वही करना भी चाहिए मुझे लगता है। और बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 14 में हम आ चुके हैं और बहुत ही अच्छा प्रश्न, और ये भी आ गया है समास से। समास आपके सिलेबस में है। तो दशानन में कौन सा समास है? विकल्प हैं द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास। तो दोस्तों मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा और इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, बहुव्रीहि समास है दशानन में। अगर मैं समास की बात करूँ तो मैं हल्का सा आपको बताया था कि समास का मतलब हो जाता है कि संक्षेप कर देना, यानी कि कम कर देना। कोई बड़ी भी चीज़ है, लंबी चौड़ी चीज़ है, उसको कम कर देना। ठीक है, अब जैसे ये दशानन है, दशानन का मतलब है 10 सिर हैं जिसके, तो इतना लंबी चौड़ी लाइन को कम करते हुए क्या कर दिया, सिंपल दशानन। दशानन से आप समझ जाओ कि ये उसकी बात हो रही है जिसके 10 सिर हैं। ठीक है, तो ये हो गया समास का एक नॉर्मल सा अर्थ, अगर हम समझो तो ये हो गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि दशानन में बहुव्रीहि कैसे हुआ। तो दोस्तों समास के जो प्रकार हैं उसमें एक प्रकार आता है बहुव्रीहि समास। उसमें क्या होता है, देखो समास में ना पदों का खेल है, पहला पद दूसरा पद, यानी कि किसी भी शब्द के आप दो खंड करेंगे तो उसके पदों की वैल्यू के हिसाब से परिभाषाएं हैं अलग अलग समास की। जैसे अगर हम दशानन की बात करें तो इसका अर्थ हो गया दोस्तों 10 प्लस आनन। ठीक है, तो इसके पद क्या हैं, दो ही हैं, एक तो ये है एक ही है, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है। ठीक है, द्वंद्व में हमने क्या पढ़ा कि द्वंद्व में दोनों पदों की क्या होती है, प्रधानता होती है, यानी कि दोनों पद जो हैं वो मुख्य होते हैं समास में। ठीक है, यहाँ पे भी क्या चक्कर है, यहाँ पे इन दोनों पदों की वैल्यू को नहीं दिखाते हैं। तो परिभाषा क्या बनेगी, जिस समास में प्रथम पद एवं द्वितीय पद दोनों की प्रधानता ना हो बल्कि तीसरे पद की प्रधानता हो। अब तीसरा पद क्या हो गया दोस्तों, ये सेम मैंने कल आपको एक और बताया था कि व्युत्पत्ति और रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। वहाँ पे जो तीसरा वाला था योग रूढ़ जो था वहाँ पे, तो हमने योग रूढ़ में पढ़ा कि वो शब्द जिनके सार्थक खंड तो हो सकें लेकिन हम उनका सामान्य अर्थ को नहीं लेते हैं, उनका एक विशेष अर्थ को हम प्रकट करते हैं। तो योग रूढ़ और बहुव्रीहि का अगर हम बात करें तो दोनों एक ही बात है। यहाँ पे भी यही होगा, हम इन दोनों के सामान्य अर्थ को नहीं लेंगे।
10 सिर हैं जिसके, हम इसको नहीं लेंगे, या 10 आनन या 10 सिर को नहीं लेंगे। हम क्या देखेंगे, 10 आनन किसके हैं या दशानन किसको कहा जाता है, तो दोस्तों रावण को कहा जाता है। तो यहाँ पे जो बहुव्रीहि समास है इसीलिए है कि इन दोनों पदों की कोई अपनी प्रधानता नहीं है। ये बात हो रही है किसकी, रावण की। ऐसे आ जाएगा जैसे गजानन, तो गजानन का मतलब हाथी सिर, ठीक है, लेकिन हाथी सिर को हम नहीं लेंगे, गजानन बोला जाता है दोस्तों गणेश को। तो उम्मीद करता हूँ आप इसको समझ पा रहे होंगे। पूरे टॉपिक को इतने कम समय में क्या बोलेंगे उसको एक्सप्लेन करना आसान नहीं है, तो मैं धीरे धीरे प्रयास कर रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा 2-2 लाइन करके आपके दिमाग में चीज़ों को डाल सकूँ और आप इनको याद कर पाएँ, ठीक है, अच्छे से। प्रश्न नंबर 15 में हम पहुँच चुके हैं और यहाँ पे एक वर्तनी का शब्द है। तो अगर आप सिर्फ सुन के ही रिवीजन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे हल्का सा थोड़ा सा देखना पड़ेगा, नज़रें लगानी पड़ेंगी यहाँ पे। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है। अब विकल्प आप देखिए, अगर मैं बोलूँगा तो आपको वो एक सही लगेगा, तो इसलिए आप देखिए, इसको अटेम्प्ट करिएगा। तो मैं इसका सही आंसर बता देता हूँ। इसका हो जाएगा दोस्तों विकल्प ए। इसको ध्यान से देखिए, आप इसको आप 2-3 बार लिखने का प्रयास कीजिए। अगर मैं बात करूँ महात्म्य की, जो अर्थ होता है महात्म्य का, इसका होता है गौरव या महिमा, जिसको आप इंग्लिश में बोलेंगे ग्रेटनेस, ठीक है, क्या बोलेंगे, ग्रेटनेस। तो ये हो जाएगा गौरव या महिमा, ठीक है। तो ये भी आप इसका अर्थ भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, और प्रश्न नंबर 16 आपके सामने आ गया है। इसमें पूछ रहा है, इनमें से असंगत विलोम शब्द का जोड़ा कौन सा है। विकल्प हैं गुरु का लघु, गुप्त का प्रकट, दोस्त का सखा, कुटिल का सरल। तो इसको तो आपने आसानी से कर लिया होगा और इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, विकल्प सी, दोस्त का सखा, ठीक है। दोस्त का जो विलोम होगा दोस्तों ये हो जाएगा क्या, दुश्मन, क्या हो जाएगा, दुश्मन, ठीक है। तो दोस्त का क्या होता है विलोम, दुश्मन हो जाएगा, ठीक है। बाकी गुरु का लघु है, ठीक है, गुरु का मतलब बड़ा हो गया, लघु का मतलब छोटा। गुप्त का मतलब जो चीज़ गुप्त है, आप समझते हैं अर्थ को। और प्रकट का मतलब जो सामने है। दोस्त का दोस्त, ये हो गया विलोम। कुटिल का मतलब होता है कोई क्या बोलेंगे, जिसके मन में कुछ चालबाजी टाइप का कोई हो, है ना, मतलब समझने में थोड़ा सा जिसको कठिन हो तो कुटिल हो जाता है। और सरल का मतलब जो सीधा है, जिसके मन में भी कुछ नहीं है, ठीक है। तो बढ़ेंगे अगले प्रश्न में, और प्रश्न नंबर 17 पे हम पहुंच चुके हैं बड़ी जल्दी से। और पूछ रहा है, निम्न में से बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है। सबसे पहले क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, पर्यायवाची नहीं हम देखने हैं। चंचला, वितुंडा, तड़ित, दामिनी, ठीक है, बहुत ही क्लोज यहाँ पे ऑप्शन है आपके सामने। तो इसका सही आंसर है दोस्तों क्या, वितुंडा, ठीक है। चंचला, तड़ित, दामिनी जो हैं बिजली के पर्यायवाची हैं। वितुंडा किसके हैं, तो भैया किसके हैं, हाथी के हैं वितुंडा, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको। बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 18 पे हम पहुंच चुके हैं और तत्सम तद्भव शब्द से ये प्रश्न लिया गया है। तत्सम शब्द किंचित का तद्भव शब्द बताइए, बताइए बताइए, फटाफट बताइए। विकल्प हैं आपके सामने, थोड़ा, लेकिन, परंतु, कुछ। तो दोस्तों ज़्यादा समय नहीं लेंगे और यहाँ पे हो जाएगा विकल्प डी, ठीक है। तो जो किंचित है, किंचित का अर्थ होता है कुछ, ठीक है। किंचित हो गया तत्सम, कुछ हो गया, क्या हो गया, कुछ हो गया तद्भव, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, और प्रश्न नंबर 19 में हम पहुंच चुके हैं दोस्तों। अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं तो आप एक बार अपना अंगूठा मुझे दे दीजिए, यानी कि लाइक कर दीजिए, ठीक है। अंगूठा काट के नहीं चाहिए मेरे को, अपना एक लाइक मुझे दे दीजिए और अपनी प्रतिक्रिया दीजिए कि वाकई आप ये जो काम है सराहनीय है, ठीक है। और कुछ नहीं होता, एक मोटिवेशन मिलती है और आदमी फिर और एनर्जी के साथ में काम करता है। विकल्प नंबर 19, श्रद्धानंद शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। अब यहाँ पे फिर आपको देखना पड़ेगा, मैं बोलूँगा तो आपको सुनाई नहीं देगा उस हिसाब से। तो श्रद्धानंद शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, मैं ट्राई करता हूँ। श्रद्धा प्लस नंद, श्रद्धा प्लस आनंद, श्रद्ध प्लस आनंद, श्रत प्लस नंद। तो यहाँ पे जो हो जाएगा दोस्तों इसका सही आंसर ये हो जाएगा विकल्प बी, श्रद्धा प्लस आनंद। यहाँ पे दोस्तों दीर्घ संधि भी है, ठीक है, और श्रद्धा प्लस आनंद मिलेंगे, यानी कि आ प्लस आ यहाँ पे मिल रहा है और ये हो जाता है क्या, दीर्घ संधि, ठीक है। दीर्घ संधि का नियम है कि अभी बड़ा लंबा नियम है, अगर मैं बोलूँगा तो वो आपको सुनने में भी कन्फ्यूजिंग लगेगा, ठीक है। तो किसी दिन इसको क्लियर करेंगे। तो इसका आंसर हो गया बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में और आज के अंतिम प्रश्न में, और 20वां प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। मुझे उम्मीद है कि बहुत ही कम लोग इसको कर पाएंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। निम्नलिखित में असुमेलित है। अब विकल्प हैं, लेखक की रोटी गद्य संग्रह मंगलेश डबराल, गिल्लू कहानी महादेवी वर्मा, कर्मभूमि उपन्यास प्रेमचंद, महाभोज कहानी संग्रह मन्नू भंडारी।
तो दोस्तों उम्मीद तो है मुझे कि आप यहाँ पे कंफ्यूज जरूर हुए होंगे। जिन्होंने इसको कर लिया है इसका मतलब उन्होंने साहित्य को या साहित्य में जो भी हमारे राइटर्स हैं उनको अच्छे से पढ़ लिया है। और दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, महाभोज कहानी संग्रह मन्नू भंडारी का नहीं है। ये है कहानी संग्रह जो है ये शैलेश मटियानी का है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि जो क्या बोलेंगे महाभोज कहानी संग्रह है वो शैलेश मटियानी का है, महाभोज उपन्यास मन्नू भंडारी का है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है महाभोज मन्नू भंडारी कौन सा है, उपन्यास, कंफ्यूज नहीं होना है। कहानी आएगी तो शैलेश मटियानी और उपन्यास आएगा तो मन्नू भंडारी। तो दोस्तों आज की क्लास का आप ये अंतिम प्रश्न था और आज के 20 प्रश्न समाप्त होते हैं। मिलते हैं अगले भाग में 20 प्रश्नों के साथ। तब तक मोटिवेट रहिए, पढ़ते रहिए और पॉजिटिव रहिए। जो समय है इस टाइम पे चारों तरफ नेगेटिविटी ही फैली हुई है, आपको किसी तरह से अपने आप को पॉजिटिव वे में रखना है। जो नेगेटिव बातें करते हैं उनसे दूर रहिए और प्रयास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दोस्तों अवश्य दीजिए, उसकी अति आवश्यकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।